हो गया भाई, बातचीत हो गई सबकी, आगे बढ़ सकते हैं। क्यों हो जा रहा है यार? बुला सर स्प्रिंग गई है, उसका 3000 खर्चा और 1000 लेबर बता रहे हैं। एक स्प्रिंग गई हुई है तो दोनों चेंज होगा, तो टेढ़ा चलेगा बोल रहा है। और अब एक बार पहले भी फंस चुका है। अब उठा रहा तो अब उठ भी नहीं रहा है, बिल्कुल बैठे गया नीचे ही हो गया। ऐसा ही स्प्रिंग होगा ये। दो स्प्रिंग दोनों चेंज होंगे। हाँ, एक चेंज हो जाएगी तो एक टेढ़ा चलेगा बता रहा, फिर सही करवाना पड़ेगा। कह रहा है कैश करा तो पैसे बात कर लें, हमने कुछ एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? ग्रीस का पैसा कह रहा है 200 रुपये नहीं लेंगे, ग्रीस भी अलग से। स्प्रिंग इतनी महंगी रहती है इसकी, ये लोग सब जानते हैं। एक आध और से बात कर लो यार, अभी एक तो फाइनल लगा। दोनों अगल बगल रहती, इसके पास जाओ बेच, सबके पास जाइए। तो एक ही मार्केट थोड़ी होगा, बहुत यहाँ पे एक ही है सर, सब यहाँ मंडी, और यहाँ कोई है ही नहीं दूर दूर तक, नहीं भी। नरही के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, और कोई नहीं है। बहुत महंगा बता रहा है। सब बनवाई शहद। हाँ, कितना? लेबर 1000 और स्प्रिंग का 2000, ग्रीस का कह रहा है उसी में एडजस्ट कर लेंगे। 1000 2000 मतलब 3000 टोटल। स्प्रिंग 1000 की है दोनों। 2000 बता रहा टोटल, कुछ भी लगेगा स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग का तो टूटा ही है, और लेबर 1000 और ग्रीस का करा था हमने सब मिला के कितना? 3000। कह रहा कुछ कैश करा दीजिए भैया। अब तो ये तो ऐसे टाइम पे क्यों बुलाए हो यार? अभी हम क्लास ले रहे हैं, 15 मिनट लेट हो गई है टेक्निकल की वजह से। अब उसको कह दो कि तो गेट तोड़ भी नहीं रहा है, तोड़ भी नहीं रहा है, नीचे चेक करा था ना, बैठ गया पूरा गेट, तोड़ भी नहीं रहा है बिल्कुल। तो एक स्प्रिंग बदल दो अभी जो खराब है ना। एक स्प्रिंग कितने का हुआ? 1000 का स्प्रिंग और 500 लगवाई, 1500 में लगवाओ कर दो। अभी वाला काम चला दो, सर ने इतना बोला 1500 कर दो, बाद का दूसरी स्प्रिंग जब खराब होगी तब देखा जाएगा, ठीक है? अगर लेबर में सब नहीं मानता तो, क्योंकि 2 लोग आए, हाँ, 2 लोग का काम मनाओ यार, कुछ भी करके 1500 2000 में काम चलाओ। वो ऐसे टाइम पे बुलाए, हम 15 मिनट ऑलरेडी क्लास में लेट हो गए और वो टेक्निकल दिक्कतें आ रही, इस टाइम पे क्यों बुलाए थे उसको? 2 बजे के बाद बुलाया, हमने कहा यहाँ स्टार्ट करा के अपना। अरे यार, तो बात फिर हमसे बात कर रहे हैं। और 4 बजे भी सब नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हम? अगर जरूरी होता तब रुकते ही। तो इसीलिए फिर हमने कहा 2 बजे बात कर लो किसी तरह से, अभी का काम चलाओ। स्प्रिंग पता नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, 2000 रुपये का तो ले लो और एक स्प्रिंग बदल दो बस, जो खराब है वो अभी काम चलाओ। बस 1500 से शुरुआत करो, है ना? कह दो सर कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हो, किसी तरह से मना के 1500 से 2000 के बीच में मना लो। ज़्यादा मांग रहा है तो कह दो फिर 3 बजे आना, तो हम 4 बजे तो सर से बात करा दे, 3:30 बजे। ये 4 चीजें पढ़ना है हम लोगों को। हाँ भाई, नहीं मुझसे बिल्कुल मत पूछो, तुम लोग यार फालतू की बातें मेरे से पूछते हो, फिर मैं शुरू से बेसिक से शुरू करके एंड तक ले जाता हूँ और उसमें गड़बड़ हो जाता है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक। 4 चीजें हम लोग इसमें कवर करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल के लॉज,
हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एनर्जी को लेके और भी बातें हैं, यहाँ रेडिएशन प्रेशर वगैरह हम लोगों को पढ़ना है, एनर्जी से रिलेटेड और भी बातें हैं, ठीक है। हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, याद है भाई एम्पियर्स लॉ क्या पढ़ा था? ये ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई वायर है तो उसके आसपास, उस वायर के आसपास मैग्नेटिज्म पाया जाता है, अगर आई होगा तो बी भी होगा। एम्पियर्स लॉ हम लोगों ने इसी पर्पस के लिए पढ़ा था कि अगर किसी वायर में आई जा रहा है तो उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकें। हालांकि हर तरह के स्ट्रक्चर की बी हम नहीं निकाल पाते, परफेक्ट स्ट्रक्चर के बी हम लोग निकाल लेते थे, वो पाइप की वजह से निकाला था, स्ट्रेट वायर की वजह से निकाला था। तो ये फॉर्मूला कुल मिला के आई अगर है तो बी लाने का एक शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है। ये एम्पियर्स का फॉर्मूला है जो बताता है करंट कहीं है तो उसके आसपास मैग्नेटिज्म होगा। लेकिन ऐसा देखा गया इस अरेंजमेंट में एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी गई है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, और कैपेसिटर से ये वायर कनेक्टेड है। ऑब्वियसली यार थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वायर में होगा, है ना। तो जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस कैपेसिटर को दिया गया तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर आएगा। करंट कैसा होगा? वेरिएबल होगा। और वेरिएबल करंट अगर होगा तो क्या बताओ, इसके आसपास जो मैग्नेटिज्म आएगा बी, वो भी वेरिएबल होगा। आई चेंजिंग है तो बी भी चेंजिंग होगा, यानी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास आया होगा। तो मैं आगे बी आया होगा, वो चेंजिंग तो इसलिए होगा क्योंकि आई चेंजिंग है। अब मुझे बताओ अगर आई यहां फ्लो कर रहा है तो क्या बताओ यार, करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या इसके अंदर चार्ज आएगा कि नहीं? अरे आई का मतलब क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। अगर आई फ्लो हो रहा है तो क्या क्यू नहीं बदल रहा होगा? बदल रहा होगा। अब मुझे बताओ क्यू बदल रहा होगा यानी इसके अंदर का चार्ज बढ़ या घट रहा होगा, बल्कि फ्रीक्वेंटली बढ़ घट रहा होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग है तो कभी इधर पॉजिटिव कभी इधर पॉजिटिव सब कुछ चल रहा होगा। मुझे बताओ अगर क्यू बदलेगा तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती होगी वो भी कैसी होगी? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? चेंजिंग होगी। यार देखो आई कांस्टेंट भी फ्लो करे ना तो भी चार्ज बदलेगा। भाई आई का मतलब होता है कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, और अगर चार्ज कांस्टेंट भी फ्लो कर रहा होगा तब भी ये क्यू वेरिएबल होगा कि नहीं? और क्यू वेरिएबल होगा तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, नहीं। अब जरा हम लोग अपनी पुरानी बात पे आ जाते हैं कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिज्म होता है, ये सबने देखा था, नहीं। लेकिन फैराडे ने क्या देखा कि इस कैपेसिटर के अंदर इस रीजन में भी उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी जैसी मैग्नेटिक फील्ड कहां एग्जिस्ट कर रही थी? करंट कैरिंग वायर के आसपास। तो यार ये नियम देता है कि करंट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर्स लॉ क्या देता है? करंट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस रीजन में करंट है भी नहीं, उसके बाद भी यहां मैग्नेटिक फील्ड पाई गई। तो इसका एक्सप्लेनेशन एम्पियर्स नहीं दे सकता था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसी मैग्नेटिक फील्ड इधर है वैसी इधर कैसे आ गई जबकि यहां कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैक्सवेल को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने कहा कि अगर किसी रीजन में, हस्तक्षेप मतलब इंटरप्ट, इंटरफेयर, हाँ। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि यार किसी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है वो भी मैग्नेटिक फील्ड का कारण हो सकता है। क्या बताया? कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड आने का कारण हो सकता है ना। क्या? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गिव मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर है, मैं इस प्लेट को एक क्लोज बॉक्स किससे बंद करूं? ये क्या बनाया मैंने? ये एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। जब मैं सरफेस कहता हूं तो पूरा बॉक्स टाइप की चीज होती है जो कहीं से खुला नहीं है, और जब मैं लूप कहता हूं तो वो एक वायर जैसी चीज होती है। लूप खुला होता है और बॉक्स पूरा
बंद होता है। तो यार ये पूरा बंद बॉक्स है जिसमें मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को बंद कर दिया है। नहीं, क्या बताओ इस बॉक्स से फ्लक्स से टकरा रहा है कि नहीं? क्या टकरा रहा है? फ्लक्स। और वो फ्लक्स केवल इतने ही रीजन पे टकरा रहा है, बॉक्स के इतने हिस्से पे। अगर ये बॉक्स है तो बॉक्स के इतने हिस्से पे, जितना हिस्सा कैपेसिटर के बीच में उतने हिस्से पे फ्लक्स टकरा रहा होगा कि नहीं? नहीं। मैक्सवेल ने इसको टेक्निकल तरीके से बोला कि अगर किसी बॉक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टकरा रहा है, क्या टकरा रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज भी एक करंट देता है। क्या बोला? कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टकरा रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी एक करंट देता है, जिसका नाम क्या रखा गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी अभी हम बात कर रहे थे रियल वायर वाला करंट, जो एम्पियर्स लॉ में लगा था कि अगर कहीं करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड देता है। अब मैं कह रहा हूं कहीं अगर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो भी वो क्या दे सकता है? मैग्नेटिक फील्ड देता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट एक जबरदस्ती बनाई हुई चीज है। क्या? कि अगर कहीं पर कोई सरफेस पर फ्लक्स का बदलाव हो रहा है और फ्लक्स का बदलाव हो रहा है तो फ्लक्स के बदलाव से करंट का लेना देना है नहीं, और उसी करंट का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये ऐसा किसने बताया? मैक्सवेल ने। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो गए? दो, एक्चुअल करंट या ये इमेजिनरी करंट जिसका नाम हमने क्या रखा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यार मैक्सवेल ने अपनी पुरानी इक्वेशन, एम्पियर की पुरानी इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई करके बताया? कि यार जो इंटीग्रल ऑफ बी डीएल का फॉर्मूला है वो पहले म्यू नॉट आई हुआ करता था, अब क्या हो गया है? म्यू नॉट आई प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। यानी दो में से कोई भी करंट हो, चाहे एक्चुअल करंट वायर वाला हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जो फील्ड बदलने की वजह से आता है, उन दोनों कारणों से भी आ सकता है। ये मॉडिफाइड इक्वेशन का मतलब है। क्या इतनी बात जनता समझ पा रही है? हाँ यार, करंट ये भी एम्पियर यूनिट का होता था और ये भी किस यूनिट का है? ये भी एम्पियर यूनिट का ही है। ये सब मिला के ये किस यूनिट का है? एम्पियर यूनिट का है। ये बात जस्टिफाई कराई जा सकती है, ये बात जस्टिफाई कराई जा सकती है। तुम्हें याद है यार, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? Q बाई ए एप्सिलॉन होता था। तो Q बराबर क्या होगा? EA इंटू एप्सिलॉन। और EA क्या होता है? फ्लक्स होता है। अरे तुम्हें पता है E इंटू एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि नहीं? और dQ बाई dt क्या होता है? करंट। तो क्या पता यार, यहां से मैं ये शो कर पा रहा हूं कि dQ बाई dt वो क्या आएगा? वो आएगा एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। तो यार उसका लॉजिक यूनिट वाइज तो जस्टिफाइड है। dQ बाई dt करंट होता था तो करंट ये भी है, बट वो किससे रिलेट कर दिया गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसको नोट कर ले। तो अब यार मैक्सवेल ने अपनी एम्पियर वाली डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया, तो इस नियम का नाम क्या बन गया? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। नोट कर लिया भाई?
देखो यार, अभी अभी मैंने एक नियम को मॉडिफाई करके समझाया है। मैक्सवेल ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को यूनिफाइड करने का काम किया था, है ना। ये यूनिफिकेशन कहलाता है, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। जब मैं इलेक्ट्रो कहता हूं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक सबको। तो मैक्सवेल वो आदमी था जो दो अलग अलग ब्रांच में चलने वाली फिजिक्स को जोड़ के यूनिफाई किया था। उसने कहा था ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, इन सब का एक दूसरे से गहरा कनेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली चीजों का मैग्नेटिक वाली चीजों से, और मैग्नेटिक वाली चीजों का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली चीजों से गहरा लेना देना है। और उनको यूनिफाई करने के लिए 4 इक्वेशन से सब कुछ कनेक्ट कर दिया था। और इन 4 इक्वेशन में हल्का फुल्का पुरानी चीजों का अक्स महसूस हो रहा होगा। ये इक्वेशन पहले भी कुछ कुछ आई हैं, कभी ना कभी नहीं आई हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। ये इक्वेशन देखी हुई सी नहीं लग रही यार? कब पढ़ी हम लोगों ने? गॉस लॉ के समय पढ़ी है ना। तो है तो ये गॉस लॉ की ही इक्वेशन, बट फैराडे ने जितनी भी बातें बोली हैं वो मेटेरियलिस्टिक नहीं बोली, स्पेस को लेके बोली हैं, ठीक है। उसने जितने भी अपने नियम बताए हैं वो नियम स्पेस में फील्ड के असर को डिनोट करने के लिए बनाए हैं, है ना। मटेरियल लेवल पे तो ये लोग बातें कर ही चुके थे। इसने इस लॉ को मैक्सवेल कैसे देख रहा था? इस लॉ को मैक्सवेल कैसे देखता है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका सोर्स क्या है? चार्ज। यानी अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका सोर्स क्या है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहली चीज उसने बताई कि स्पेस में फील्ड की वजह क्या है? चार्ज है। तो गॉस के जमाने से भी लोग जानते थे, लेकिन वो फील्ड को लेके बातें करना चाह रहा था। तो पहला नियम तो यही है मैक्सवेल के नजरिए से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज है, ठीक है। ये बात प्योरली मैक्सवेल की है। इंटीग्रल ऑफ बी डी ए, अच्छा बताओ, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए का नाम हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। इंटीग्रल ऑफ बी डी ए, इसका नाम हमने रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी रीजन का हमेशा 0 होगा। इसका मतलब क्या है ये मैं समझाऊंगा, तभी समझ में आएगा। क्या बताओ, जब भी हम कोई बार मैग्नेट बनाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, समाती हैं। यस, मुझे बताएं, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर भी होती हैं या केवल बाहरी बाहर होती हैं? अंदर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं। यानी नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में समाती हैं, और अंदर उल्टा मामला होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। वो पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। ये बात समझ में आ रही? अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन किया करता था, अगर मैं कोई एक सर्कुलर लूप बनाता हूं, सर्कुलर लूप नहीं, कोई सरफेस बनाता हूं, ये क्या है? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस जैसी चीज है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम गॉसियन सरफेस बनाते थे, वैसी ही सरफेस हमने कहां बनाई है? मैग्नेटिज्म में बनाई है। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में, यानी ये बॉक्स की तरह सोचना है, कहीं से लाइनें एंटर कर रही हैं और कहीं से लाइनें, क्या जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं उतनी लाइनें जा रही हैं? यही तो है। अच्छा बताओ, अगर मैं कभी कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, ऐसी कोई कॉइल हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, तो क्या यार कहीं से एंटर करती हैं और कहीं से निकलती हैं? ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कहीं ना कहीं जाके एंटर जरूर करती हैं, है ना। क्या कभी भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो जाती है अचानक से? देखो यार, क्वेश्चन बनाने वाला ऑन पेपर डायग्राम में कई बार ऐसा दिखा दिया जाता है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूटी में होती है, नहीं। तो यार ये लॉ यही समझाता है। क्या समझाता है? सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर ये अंदर वाली लाइनें मैं ड्रॉ ना करता तो इस सरफेस से फ्लक्स निकलता, अंदर नहीं जाता, तो क्या नेट जीरो हो पाता? तो फ्लक्स जीरो ये बताता है, फ्लक्स जीरो ये बताता है कि जितने लाइनें इन हो रही हैं उतनी आउट हो रही हैं, और जितनी लाइनें इन हो रही हैं उतनी आउट हो रही हैं। इसका मतलब लाइनें कंटिन्यूटी में है। लाइनें कैसी हैं? कंटिन्यूटी में है।
अच्छा, लाइनें कंटिन्यूटी में होने का यह भी कारण है कि अगर मैं इस बार मैग्नेट को तोड़ दूं तो क्या दोबारा नॉर्थ साउथ बन जाता है कि नहीं? अगर मैं नॉर्थ अकेला ले जाऊं कहीं, ऐसा इमेजिन करो कि नॉर्थ अकेला होता तो केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालता, साउथ अकेला होता तो केवल एंटर करता, तो उस केस में फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं होता। अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब कि नॉर्थ अकेला या साउथ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो लूप भी कंप्लीट होगा। यानी इसके दो मतलब निकले, एक तो मोनोपोल संभव नहीं है। मोनोपोल संभव होने का मतलब पता है क्या होगा? जैसे एक पॉजिटिव चार्ज लगातार फील्ड निकालता है और निगेटिव चार्ज लगातार एंटर करता है, तो उनमें फ्लक्स पॉजिटिव या निगेटिव आता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में हमेशा फ्लक्स क्या होगा? जीरो। यानी एक बॉक्स के लिए फ्लक्स हमेशा क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये लॉ बताता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किस में होती हैं? कंटिन्यूटी में। उनका कोई एंड नहीं होता, कहीं से शुरू होती है तो वहीं पे जाके पूरा उसका सर्किल होता है। ये दो बातें इससे पता चलती हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बॉक्स में या तो फ्लक्स निकलता या तो अंदर जाता। यार बहुत गहरी बातें हैं भाई। अगर मैं कतई जहर बोलता हूं किसी टॉपिक को तो ये उससे भी ज्यादा प्योर है, क्योंकि ये दो टॉपिक को बाइंड करने का काम कर रहा है। बहुत ही एब्सोल्यूट बातें हैं यार। क्या दूसरा लॉ को थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में हम लिख पा रहे हैं? पहला बात क्या है? मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात क्या है? हमेशा कंटिन्यूटी में होती है। ठीक है, ये गलत गंदे, ये फैराडे है यार, मतलब इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ बराबर हमने क्या पढ़ा है? माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये जो फाई बी मैं लिख रहा हूं फ्लक्स, ये किसी लूप के लिए फ्लक्स होता था, किसी लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स होता था, वो किसी बॉक्स का फ्लक्स नहीं होता था। नहीं तो किसी के दिमाग में आया सर फ्लक्स तो हमेशा जीरो होता है। हम लोग जब फैराडे लॉ लगाते थे तो एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालते थे, ना कि किसी बॉक्स के लिए फ्लक्स निकालते थे। बॉक्स के लिए नहीं निकालते थे, बल्कि एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालते थे। और उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ईएमएफ। अब यार हम लोगों ने जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो मैंने कहा था ईएमएफ को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने पोटेंशियल का भी पढ़ा था तब भी बताया था कि वोल्टेज, ईएमएफ वोल्टेज बराबर क्या होता है? ई इंटू डी। ये सबको पता है, बी बराबर ई इंटू डी होता है। और इसी का इंटीग्रल वर्जन क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ, है ना, वही लिखा है मैंने, ई डी आर या ई डी एल। क्या वोल्टेज को हम ई इंटू डी लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो वही मैंने यहां इंटीग्रल लुक में लिखा है। वोल्टेज को ये लिख दिया है, और फ्लक्स को क्या लिख देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया बाहर आ गया, डीवी बाई डी। यार इस फॉर्मूले से क्या मैसेज मिल रहा है? जरा मैसेज की बात करें, देखने में तो बहुत गंदा लग रहा है। मैसेज क्या है कि अगर कहीं डीवी बाई डी टी है, डीवी बाई डी टी मतलब कहीं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बदलाव चल रहा है, अगर कहीं स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है बदलाव, तो वो किस चीज को जन्म देगा? वो ई को जन्म देगा। बस इतनी बात हमारे काम की है। डीवी बाई डी टी जिम्मेदार है ई प्रोड्यूस करने के लिए, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है? बी का बदलाव क्या देता है? ई देता है ना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बताई थी, तुम्हें याद है यार? ये चीज, ये पता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे वो फाई ई लिखा था, उसको ई इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं? अरे डिस्प्लेसमेंट करंट तुमने क्या पढ़ा था अभी? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और फाई को क्या लिख सकते हैं? ई इंटू एरिया। क्या लिख सकते हैं? ई इंटू। तो मैक्सवेल ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर कहीं पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है तो वो किसको जन्म देती है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगी। तो यार ये जो हम बात करते हैं ना, स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, वो कैसे ट्रैवल कर रही है? इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से। कौन से दो कॉन्सेप्ट? कि एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या जन्म देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या वो एक दूसरे को बना सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना सकती है, मैग्नेटिक फील्ड, और वही दोनों फील्ड एक दूसरे को बनाते हुए लाइट की स्पीड से जब चलती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
क्या बात समझ रहा है? इन दो लाइनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का राज छुपा है। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलाव। हाँ कुछ बोला है क्या राधिका? कुछ बोल रहे हैं? ओके फ्रीज हो गया। हाँ वीडियो फ्रीज हो गया क्या? सुन नहीं पा रहा हूं, बोलो जरा। सर अभी भी ब्लर है। दिख तो रहा है वीडियो। हाँ भाई, तो यार ये चार जहरीली इक्वेशंस में से जो काम की चीज है वो समझ लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव क्या देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलाव क्या देता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये चार इक्वेशन भी पहचान लो, कम से कम भीड़ में कहीं लिखी हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कौन कौन सी चार हैं। क्या नोट करना चाहेंगे या नोट कर लिया है या नोट करा कराया है? हाँ इसकी शीट, यार एक पेज का इसकी शीट है, उसको मैं अभी अभी शेयर कर दूंगा, अभी छपा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, तो जिन लोगों का नहीं लिखा है वो नोट कर लें। लिखा लिखा है चाहिए, वही फोटो चाहिए, ठीक है मैं अभी शेयर कर दूंगा। हाँ भाई नोट कर लिया है, मैं आगे बढ़ जाऊं? फोटो ही ले लो यार कम से कम, भेज दूंगा। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे को सस्टेन कराते हुए चलती है, वो यहां कुछ दिखाने की कोशिश करी है। ये कुछ दिखाने की कोशिश करी है, मैं इसको तुम्हें चलता हुआ दिखा रहा हूं। ये डायग्राम बनाया है, मैं तुम्हें चलता हुआ दिखा रहा हूं। एक प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है एक बार देख लें जरा। लग नहीं रहा यार कि आज लैपटॉप चला के दिखा पाएगा। ये देख रहा है, जस्ट इमेजिन, मतलब ऐसा सोचो कि एक लाइट रे इस लाइन में चल रही है, ये व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है यार, ये एक रे है। उस रे के अंदर, रे के बाहर नहीं, वो बाहर तो दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर लाइनें निकाल दी हैं। ये सारा खेल उस लाइन के अंदर चल रहा है। किस लाइन के अंदर? इस रे के अंदर। तो तुम कहोगे ये बाहर क्यों निकला है? बस मैं उस असर को महसूस कराना चाह रहा हूं जो उस लाइन के अंदर चल रहा है। कैसा यार? देखो उस लाइन के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाती है, कभी ऊपर हो जाती है, और वो भी साइनोसाइडली वैरी करती हुई, है ना। और ये सारा मोशन किस स्पीड से चल रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। और ये रेड वाली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही हैं तो ब्लू वाली, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रोड्यूस करती हैं। ये बदलती हुई लाल लाइनें नीली लाइनों को जन्म देती हैं, और बदलती हुई नीली लाइनें, और ये लाइनें है ही नहीं, मतलब ये लाइनें थोड़ी हैं, ये तो इन्फ्लुएंस है इस लाइन के अंदर। अरे भाई लाइनें कोई चीज है क्या यार? लाइनें तो उस जगह पर
लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस कौन महसूस कर सकता है? चार्ज। जस्ट इमेजिन, ऐसे सोचो कि ऐसी एम वेव कहीं जा रही हो और यहां चार्ज रखा हो, तो वो कभी नीचे फोर्स महसूस करेगा, कभी ऊपर, नीचे महसूस करेगा। और ये सब इतना फास्ट होता है ना कि सही में अगर चार्ज रखा हो तो उसको पता भी नहीं चलेगा, ये सब इतना फास्ट हो रहा है कि वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। अरे भाई, क्या फ्रीक्वेंसी लाइट की छोटी मोटी होती है? अरे यार 10 की पावर 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, इस लेवल की फ्रीक्वेंसी होती, तो सोचो एक चार्ज जब तक मोशन डेवलप करेगा तब तक फील्ड, यानी चार्ज महसूस तो कर सकता है मगर कर नहीं पाएगा, दिखेगा नहीं। तो तुम्हें ये इमेजिन ही करना है, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल डिटेक्शन हम लोग नहीं जानते जिसको इसको समझा जा सकता है, लेकिन इसके मान लेने से बहुत सारे एक्सप्रेशन मिलते हैं, इसलिए यही माना जाता है। और मैं बता दूं, अभी जो मैं लाइट वेव या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नजरिया दे रहा हूं, इसमें मैंने प्लेन पोलराइज लाइट दिखाई है। तुम कहोगे ये क्या होता है, तो इसको वेव ऑप्टिक्स में कभी कवर किया जाएगा। फिलहाल मैं एक प्लेन पोलराइज वेव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो वो वेव ऑप्टिक्स का डिस्कशन हो जाएगा। बस मैं तुम्हें रियलाइज कराना चाह रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे समय आने पर। हम लोग वेव ऑप्टिक्स समय आने पे पढ़ेंगे। क्या? थैंक गॉड ये बंद हो गया। तो अब यार ये जो चलती हुई वेव अभी तुमने दिखाई थी, मैंने यहां रोक के दिखाई है, ये कितनी स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेव इक्वेशन में दिखाना चाहूं, तो जैसी वेव इक्वेशन हम लोग कभी मैकेनिकल वेव में पढ़ते हैं वही इक्वेशन मैंने यहां लिखी है। अब वेव इक्वेशन जब कभी वहां पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। वेव इक्वेशन या तो साइन में लिखी जाती है या तो कॉस में। यहां कॉस में लिखी गई, मैं चाहूं तो इसको साइन में भी लिख सकता हूं, और साइन ही अच्छा लगता है, पता नहीं इन्होंने कॉस में क्यों लिखा है। ठीक है, चाहे साइन में लिख दो चाहे कॉस में, वो फेज का अंतर होता है बस। फर्स्ट टाइम कैसे वेव को देखा है उससे उसका फर्क लेना देना होता है, चाहे साइन में लिखा हो या कॉस में। और जो भी वेव साइन या कॉस में लिखी जाती हैं उनको हम लोग साइनोसाइडल वेव बोलते हैं। यानी लाइट वेव किस नेचर की वेव है? साइनोसाइडल वेव है। लाइट वेव या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है या वायरलेस कम्युनिकेशन जितना भी चल रहा है, वो सब क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सबका नेचर यही होता है। क्या नेचर? मैंने यहां दिखाया है कि अगर किसी वक्त पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेव नेचर के हिसाब से ई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लुक की होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी लुक की होगी। नहीं, जे कैप दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में है, तो के कैप बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर है। दोनों के बीच में आपस में एंगल कितना होता है? यानी कल को कोई पूछे ई डॉट बी क्या होता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? 0 होता होगा। ईएम वेव में किसी भी इंस्टेंट पे अगर ई और उससे प्रोड्यूस होने वाली बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या होगा? 0, क्योंकि ई और बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। जब भी कभी हम वेव पढ़ते हैं तो वेव में कुछ फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला है v बराबर न्यू लैम्डा, ये कभी पढ़ा है कि नहीं? v जहां पे क्या होती है? स्पीड। तो अब यार क्योंकि ये स्पीड लाइट की है तो इसको हम c भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। और न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। अच्छा यार, जब हम कभी वेव पढ़ेंगे तो एक और चीज पढ़ेंगे। मुझे बताओ, वेव पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अभी तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है? फ्रीक्वेंसी हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाई 2 पाई। लैम्डा होता है 2 पाई बाई के। क्या होता है? 2 पाई बाई के। तो 2 पाई कैंसिल, तो बता यार v इक्वल टू कितना आ गया? ओमेगा बाई के। v और c, यार इस टॉपिक में v का नाम क्या है? c। यानी अगर कभी ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो टाइम के बगल में क्या लिखा होता है? ओमेगा। x के बगल में क्या लिखा होता है? k। अगर उनका रेशियो कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? लाइट की स्पीड। तुम कहोगे लाइट की स्पीड तो फिक्स होती है। मैं बता दूं यार, लाइट की स्पीड जब तक वैक्यूम में है तब तक 3 × 10⁸ होती है। अगर वो किसी मीडियम के अंदर चली जाए, ग्लास के अंदर चली जाए या किसी और मीडियम के अंदर, तो स्पीड बदल भी जाती है। इसलिए अगर कल को कोई तुमसे इक्वेशन दे दे और मुझे स्पीड बताओ, तो तुम इक्वेशन की मदद से निकालोगे, ना कि 3 × 10⁸ लिख दोगे।
और इक्वेशन की मदद से स्पीड लाने का तरीका क्या है, ओमेगा बाई के या फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, दो तरीकों से निकाला जा सकता है। अगर फ्रीक्वेंसी लेमडा नजर आ रहा है इक्वेशन में तो इनकी मदद से तुम कहोगे फ्रीक्वेंसी और लेमडा कैसे नजर आ सकता है, कभी कभी ओमेगा को इस लुक में दे देते हैं, इस लुक में, तो t इंटू 2 के बगल में जो लिखा होगा वो क्या होगा, और k को कभी कभी इस लुक में देते हैं 2 पाई बाई लेमडा, तो यार 2 पाई x के नीचे जो डिवाइड में होगा वो क्या होगा, लेमडा, ऐसा भी कभी कर सकते हैं। तो अगर तुम लेमडा फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर तुम्हें t के बगल में ओमेगा नजर आ रहा है और x के बगल में k, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो तरीकों से हम लोग वेव की स्पीड लिख सकते हैं। ये वेव में कभी पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा तो अभी इसको मान लो कि हाँ ऐसे करके स्पीड निकाला जा सकता है। अब यार वो स्पीड कितना होता है, अगर ये वेव वैक्यूम में चल रही होगी तो ये स्पीड निकल के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। क्या इतनी बात जनता डाइजेस्ट कर पा रही, डाइजेस्ट ही करना पड़ेगा यार, अभी डाइजेस्टेड है ना। जब वेव कभी पढ़ेंगे तो ये टूटी कड़ियां और जुड़ जाएंगी, और वैसे भी यार तुम लोग कहां कड़ियां इतनी जोड़ के पढ़ते हो। अब यहां एक और बात है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। जब भी हम कभी एसएचएम पढ़ते हैं तो साइन के बगल में, जब भी हम वेव पढ़ते हैं तो साइन के बगल में जो टर्म आता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहां ये इस टर्म का नाम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, तो मैंने ई मैक्स लिख दिया है। इस टर्म का नाम क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, तो उसका नाम मैंने क्या दिया है, बी मैक्स। ये ई मैक्स और बी मैक्स के बीच में ये रिलेशन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन है ओवरऑल में भी यही रिलेशन होगा। तुम कहोगे ओवरऑल एम्पलीट्यूड में क्या अंतर है, यार ये ओवरऑल फील्ड है और ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये ई क्या है, ओवरऑल फील्ड, बी क्या है, ओवरऑल फील्ड। उनमें भी सी टाइम का फर्क होता है और एम्पलीट्यूड में भी। कल को कोई आरएमएस कह देना, ई आरएमएस, तो वो सी टाइम बी आरएमएस होगा। ये आरएमएस क्यों कह सकता है, जैसे बताओ यार, करंट साइनोसाइडल होता था आई नॉट साइन ओमेगा टी समथिंग, तो क्या आई आरएमएस आई नॉट बाई रूट 2 होता था, नहीं। वोल्टेज साइनोसाइडल होता था तो V बराबर V नॉट बाई रूट 2, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल है तो ई आरएमएस क्या होगा, ई नॉट बाई रूट 2, ई मैक्स अपॉन रूट 2। सिमिलर फैशन में ये बातें करी जा सकती हैं। तो यार ई आरएमएस सी टाइम बी आरएमएस होता है, ई नॉट सी टाइम बी नॉट होता है, और जनरली टी के फंक्शन में, जनरल टी के फंक्शन और एक्स के फंक्शन में जो भी हम लोग देखते हैं इनमें भी सी टाइम्स का फर्क होता होगा। सी मतलब यहां क्या है, स्पीड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। कितने टाइम्स है, सी टाइम्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें होना चाहिए, नोट कर लो अच्छे से, सीधे सीधे इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो पता होना चाहिए। सी यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है भाई लोग, आगे बढ़ जाएं। ये टॉपिक समझने से ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि समझना बहुत बड़े साइंटिस्ट के लिए ये सब बातें हैं, तो बस हमें इंफॉर्मेशन की तरह ही लेना है। हाँ डायरेक्ट ही आएंगे, इसमें बहुत वेरिएशन की संभावना नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे जब भी आएंगे। जितना हम पढ़ के जा रहे हैं उन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आएंगे, इसमें वेरिएशन की संभावनाएं नहीं है। नोट कर लिया भाई, स्पीड ऑफ लाइट c किससे रिलेटेड है, तो c दो चीजों से रिलेटेड है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इन दो चीजों से रिलेटेड है। तो जब मैं c सिंबल देता हूं तो वो किसकी स्पीड होती है, लाइट की वैक्यूम में। किसमें, लाइट की वैक्यूम में। तो लाइट की मीडियम के अंदर क्या स्पीड होती है, ओके ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का मतलब, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफाइन किया जाता है और म्यू नॉट मैग्नेटिज्म में। तो इसका मतलब यार लाइट की स्पीड के लिए अंदर दो टॉपिक से है,
एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, और म्यू नॉट जो, और एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी। म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी वैक्यूम की। तो अगर वैक्यूम के पैरामीटर यूज हुए तो वैक्यूम की स्पीड आई है, ध्यान देना है। जनरल परमिटिविटी और जनरल परमेबिलिटी को हम नॉट से नहीं डिनोट करते, केवल एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो अगर जनरल एप्सिलॉन पता है, जनरल एप्सिलॉन किसी भी मीडियम का, जनरल म्यू पता है किसी भी मीडियम का, तो उसकी मदद से जो स्पीड आएगी वो भी जनरल आएगी किसी भी मीडियम की। तो अगर मैं इसी की स्पीड जनरल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन म्यू। तुम कहोगे एप्सिलॉन म्यू क्या है, तो एप्सिलॉन जनरल नेम है, एप्सिलॉन नॉट तो केवल वैक्यूम का होता है। क्या तुमने पढ़ा है एप्सिलॉन का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, और म्यू का फार्मूला, यार इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जहां एप्सिलॉन आर किसी मीडियम के लिए जनरली 1 से बड़ा होता है और म्यू आर भी किसी मीडियम के लिए, क्या ये बात हम लोगों ने कभी टॉपिक के दौरान पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म के। तो बता यार एप्सिलॉन आर भी 1 से बड़ा होता है, म्यू आर भी 1 से बड़ा होता है। उसके अलावा क्या लिखा है यार, उसके अलावा जो लिखा है इतनी चीज, ये क्या लिखा है यार, अगर मैं एप्सिलॉन आर म्यू आर हटा के बात करूं तो जो लिखा है उसी लिखा है। क्या मैं अगर एप्सिलॉन आर म्यू आर को इतनी चीज को यहां लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा, तो ये बन जाएगा सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। नहीं, अच्छा इसमें दोनों चीजें 1 से बड़ी हैं तो इनका प्रोडक्ट भी 1 से बड़ा होगा, तो अंडर रूट करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी 1 से। तो यार c डिवाइड बाई इस चीज को हम n सिंबल से डिनोट करते हैं। तो पता है रे ऑप्टिक्स में जो n सिंबल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है। v बराबर c बाई n, ये रे ऑप्टिक्स में आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन उसका लेना देना किससे है, तो n बराबर क्या आ गया, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये n क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेना देना दो चीजों से है, किसी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी। यानी यार मीडियम की प्रॉपर्टी ही तो हो गई है, मीडियम का कुछ एप्सिलॉन आर होता है, मीडियम का कुछ म्यू आर होता है, तो मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता होगा। वैक्यूम का एप्सिलॉन आर 1 होता है, वैक्यूम का म्यू आर 1 होता है, तो यार वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, क्या जनता समझ पा रही है, यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। क्लियर है भाई। यार ये बहुत सारे टॉपिक के ब्रिज टॉपिक हैं, है ना, बाउंड्री टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एंड है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का शुरुआत है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? नोट करते चले, जो चीजें मिसिंग है वो नोट करते चले। ये एप्सिलॉन आर है, ई आर नहीं है, एप्सिलॉन आर है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाते हो, वैसे भी मैं कम ही लिखाता हूँ और उसमें तुम लोग कटौती कर देते हो तो बचता नहीं कुछ। टॉपिक खत्म हो जाता है, 2 पन्ने भरते हैं, फिर तुम कहते हो कहाँ कुछ पढ़ाया है। हाँ तो उसमें किससे डर है यार, पूरा वीडियो देखता कौन है यार, 20 मिनट देखने के बाद देखते तुम लोग। ठीक है तो एक बार फिर से सुन लेना, उसमें क्या। नोट कर लिया भाई लोग? ठीक, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए यार। इस चीज का नाम मैंने क्या रख दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी चीज का नाम मैंने क्या रख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहानी अब इलेक्ट्रो में सब बताई जाएगी। किसमें बताई जाएगी, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी जब कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। किसी को याद है यार, हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाँ लिखना है।
अगर उसमें नहीं दिया है तो लिखने के लिए छोड़ा, खाली जगह छोड़ी गई इसीलिए। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कभी किसी ने पढ़ा है? इसको एनर्जी डेंसिटी ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। और ये कहां पढ़ा है? मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। यूनिट होती थी जूल पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होती थी? जूल पर मीटर क्यूब। मैंने यार इन दोनों के ऊपर एक बार लगा रखा है, ये बनाता है एवरेज को। मैं एवरेज वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यार क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने देखी थी साइन के फंक्शन में थी ना, मैग्नेटिक फील्ड भी साइन के, यानी स्पेस में कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो वो साइन के फंक्शन में है ना यार, यानी बदलती हुई है टाइम के साथ साथ। ये भी बदलती हुई है और ये भी बदलती हुई है, तो उसकी एक वैल्यू लिखना, बदलती हुई चीज की एक वैल्यू लिखना, उसको हम बोलते हैं मीन ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का मीन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर को एवरेज कर दिया, ऊपर लाइन लगाने का मतलब क्या है? स्क्वायर का एवरेज। तो यार इस चीज को हम लिख सकते हैं मीन, किसका मीन? ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो गया? मीन ऑफ। यार अगर तुम्हें मीन एनर्जी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर चाहिए। अगर तुम्हें मीन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड चाहिए तो ये करना पड़ेगा। नहीं, और मीन ही क्यों चाहिए? अरे मीन इसलिए चाहिए क्योंकि बदलती हुई है। बात समझ आ गई? इंस्टेंटेनियस क्यों नहीं चलेगी? अरे किसको इंटरेस्ट है कि 3:04 पे जो यहां से वेव चली थी उसके इतने माइक्रो सेकंड पे कितनी फील्ड थी? इसको, इस पे किसी का इंटरेस्ट नहीं है। वो जानना चाहता है एवरेज कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं क्यों ये पढ़ रहे हैं? अच्छा यार, अगर मैं इस मीन स्क्वायर पे अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? हाफ एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ई स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, तो इस टर्म का नाम फिर क्या बन जाता है? रूट मीन स्क्वायर। इसी तरह से हाफ म्यू नॉट अंडर रूट बी स्क्वायर, मीन का स्क्वायर कर दूं, है तो वही, तो उस चीज का नाम क्या बन जाता है? यार ये सेम लॉजिक है जैसे हमने करंट का मीन आई आर एम एस और वी आर एम एस पढ़ा था, वैसे ये क्या बन गया? ई आर एम एस, और ये क्या बन गया? बी आर एम एस। क्या बात समझ गया यार? तो हमने यार मीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को ई आर एम एस में लिख दिया है, ई आर एम एस, और मीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बी आर एम एस में लिख दिया है। और फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे कांस्टेंट फील्ड का आता था। अरे भाई कैपेसिटर जब तुम पढ़ते थे, कैपेसिटर जब पढ़ते थे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती थी? क्या कांस्टेंट होती थी? तो वहां ई स्क्वायर होता था, तो यहाँ ई आर एम एस स्क्वायर है। मैं बता दूं, ई आर एम एस हर उस जगह पे, आर एम एस हर उस जगह पे आता है जहां पहले कभी कांस्टेंट वैल्यू आया करती थी। जैसे पावर बराबर V इंटू आई होता था, है ना, या आई स्क्वायर आर होता था, तो अब होता है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एसी में। पहले पावर होता था V स्क्वायर बाई आर जब डीसी वोल्टेज पढ़ा करते थे, तो अब होता है वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। समझ पा रहे हो यार? तो वी आर एम एस बदलती हुई चीज को इक्विवेलेंट कांस्टेंट चीज से रिप्लेस करने का तरीका होता है। तो अब याद रखना और आसान हो जाना चाहिए इतनी बात बोलने के बाद। क्या एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पहले भी होता था जब ई कांस्टेंट होता था, और अब कांस्टेंट ई की जगह क्या लिखा जा रहा है? ई आर एम एस। पहले भी यार ये हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर होता था, अब भी क्या लिखा जा रहा है? बी आर एम एस स्क्वायर। बात क्लियर है भाई? तो यार ये एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हैं। अगर मैं कह दूं कि कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो ये अकेले एनर्जी होगी या ये अकेले, या दोनों होंगी? दोनों होंगी यार। तो अगर मैं अब दोनों एनर्जी को निकालना चाहूं एक साथ, ओवरऑल एनर्जी डेंसिटी लिखूं, अब मैं ये ना लिखूं कि किसकी फील्ड, मैं लिखूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो दोनों को सम करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा। सम करके मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं तुम्हें कि ये, मैं यार यहां एक लाइन लिखना चाह रहा हूं, देखो जरा, इस आंसर से हम चाहें तो ये आंसर, या इस आंसर से हम चाहें तो ये आंसर शो कर सकते हैं। मैं ये बात तुम्हें बता देना चाहता हूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द फील्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द फील्ड इक्वली। यानी यार जितनी एनर्जी
इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्लूडेड होती है उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लूडेड होती है। तुम कहोगे ये कैसे, अभी तो आप कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड सी टाइप मैग्नेटिक फील्ड होती है। यार जरा मैं एक कोई फॉर्मूला चुनता हूं यूई वाला, क्या आया है फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, और मैं ई आर एम एस की जगह चाहूं तो बी आर एम एस अपेयर करा सकता हूं। अरे अभी तो बताया मैंने हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्या ई आर एम एस और बी आर एम एस कैसे रिलेटेड होते हैं, सी टाइम्स बी आर एम एस स्क्वायर, तो ये बन गया क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी आर एम एस स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर क्या हो गया यार, सी का भी फॉर्मूला देखा था 1/एप्सिलॉन, बिल्कुल अगर हम सी की जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट गया। देखो जरा, क्या जो आंसर इसका है और जो आंसर इसका है, ये दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यही मैसेज दे रहा है कि एनर्जी दोनों फील्ड में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या इस फॉर्मूले को मैंने इसके बराबर दिखा दिया कि नहीं, और बराबर दिखा दिया मतलब इस और इस फील्ड दोनों फील्ड में एनर्जी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड में। ये बात समझ में आ गई। तो अब यानी इस आंसर को तुम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का डबल कर दो या तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का डबल कर दो, क्योंकि है तो दोनों ना। क्या ये बात समझ में आ गई है कि अगर यूई और यूवी बराबर ही होते हैं तो चाहे तो तुम इसको 2 यूई लिख दो, ये मैंने क्या लिख दिया है ट्वाइस ऑफ यूई, और चाहे तो क्या लिख दो ट्वाइस ऑफ यूवी। क्या ये बात समझ में आ गई है। नोट कर लिया भाई लोग, टाइप कर रहे हो क्या सीधे, हाँ सब फोटो खींच लो, मुझे लगा तुम लोग टाइपिंग करते जाते हो, कभी इतनी भी स्पीड हो पाएगी टाइपिंग की कि कोई पढ़ा रहा है अपना नोट कर लिया, सबका पीडीएफ बांट दिया सबको। कहीं पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो वहां पर इतनी एनर्जी डेंसिटी मौजूद है, कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो इतनी एनर्जी डेंसिटी मौजूद है। ये बात हजम हो रही है यार सबको। हट गया। यार देखो ऐसा है कि कुछ चीजों को मैं डेरिवेशन के बजाय सीधे समझाना चाह रहा हूं। तुमने यार इंटेंसिटी कभी पढ़ा है, इंटेंसिटी शब्द क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी ट्रैवलिंग, बल्कि एनर्जी नहीं पावर ट्रैवलिंग पर यूनिट एरिया, किसी रीजन से पर यूनिट एरिया से कितना पावर ट्रेवल कर रहा है, और पावर इटसेल्फ क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मुझे बताया यू बार की एनर्जी, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब। यार एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है जूल पर मीटर क्यूब। ये बात हम कैपेसिटर के जमाने में पढ़ चुके हैं। यू का मतलब होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की यूनिट क्या होती थी जूल पर मीटर क्यूब, और सी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो यार देखो जूल पर मीटर क्यूब मीटर पर सेकेंड क्या बन गया, ये बन गया जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। जस्टिफाइड है यार, बस इतना ही समझ लो यार। अगर कहीं से कोई ये बात कहे कि इस रीजन के यूनिट एरिया से कितना पावर ट्रेवल कर रहा है, क्या पूछे इसके यूनिट एरिया से कितना पावर ट्रेवल कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे U बार इंटू सी जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या समझ गया यार।
इंटेंसिटी क्या होती है, कितना पावर पास कर रहा है यूनिट एरिया से। तो क्या ये पावर, इसकी यूनिट क्या बनेगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। मैंने जस्टिफाई करा दिया कैसे, जूल पर मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यार इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, यू बार इंटू सी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। क्या हम I बराबर P बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं यार, इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर बराबर क्या होगा, हो गया, कर रहा है क्या, पावर बराबर क्या होगा, पावर बराबर होगा I इंटू ए। ये यार इंटेंसिटी की डेफिनेशन से आया है। इंटेंसिटी डिफाइंड ही ऐसे है, कैसे डिफाइंड है कि किसी रीजन के यूनिट एरिया पे कितना पावर कर रहा है उसको आई बोलते हैं। तो बताओ अगर इसके पूरे ए एरिया से बात करें कितना पावर फ्लो करेगा तो क्या लिखोगे, आई इंटू ए। बात क्लियर है। तो ये फॉर्मूले जोड़ते चलो थोड़ा थोड़ा, हाँ किसी तरह से एक्सेप्ट करना है, हजम करना है। तो ये हो गया क्या यार, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी की मदद से पावर लिखना हो तो क्या होगा, आइए कल को हम इसको बदल के यू बार एरिया इंटू सी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं यार, यू बार सी हो गया इंटेंसिटी इंटू एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है। नोट कर लिया भाई। हाँ भाई, तो मैंने मिटा दिया ना, ये था अनडू का कोई ऑप्शन नहीं इसमें, केवल डू है, इसमें नहीं है। वो मनीष सर वाले बोर्ड में है, सारे फीचर मेरे वाले नहीं, उनका थोड़ा सा महंगा वाला है। अब गया, हाँ भाई, किसी रीजन पे मान लिया रेडिएशन आ रहा है और रेडिएशन कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, पी जा रहा है, एब्जॉर्ब करके खत्म हो जा रहा है, तो उस पे कितना प्रेशर मिलेगा, वो कितना है आई बाई सी। ठीक है यार, ये फॉर्मूला याद कर ले यार। अच्छा आई क्या होता था, आई होता था यू बार इंटू सी, अभी तो देखा था यार, तो यू बार के बराबर आ जाएगा। प्रेशर कितना होगा, आई बाई सी। अच्छा अगर कोई रेडिएशन टकराता है और टकराने के बाद लौट आता है, ऐसे लौट के वापस भी आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, या टकरा रहा है तो एब्जॉर्ब करने का हिट और लौटने की वजह से, तुम्हें याद है वेरिएबल मास के समय हम कहते थे बुलेट टकराई और टकरा के लौटी, उसी तरह का लॉजिक है। तब प्रेशर कितना हो जाएगा, 2I बाई सी। बात क्लियर है। तो प्रेशर के फॉर्मूले रट लो, और सबको पता है प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, क्या फोर्स होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। कल को अगर कोई कह दे यार कि इस रीजन का एरिया ए है जहां पे ये हिट कर रहा है, तो फोर्स बताओ, तो यार इसी जगह पे अगर कोई फोर्स पूछे तो लिख जाएगा आई ए बाई सी, और यहां फोर्स कितना हो जाएगा 2IA बाई सी। तो थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाओ, मेन फॉर्मूलों को ध्यान रखते जाओ, उनसे दूसरी चीजों को कनेक्ट करते जाओ। रेडिएशन प्रेशर एक फेमस चीज है, इसलिए हमें रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडिएशन प्रेशर यू बार एक ही चीज है यार, कितनी कॉन्सिडेंस है, रेडिएशन प्रेशर और यू बार जो अभी हम पढ़ रहे थे एनर्जी डेंसिटी, वो सेम ही चीज है।
हो गया यार। केवल प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला याद रखें और उसकी मदद से जब कभी फोर्स लाना पड़े तो फोर्स ला सकते हैं। आ जाएगा भाई। रेडिएशन जो कि हमें दिखाई देता है या कई बार महसूस होता है, उसके अंदर ताकत होती है। ये बहुत कम इमेजिन करने वाली चीज है। हम लोगों को प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे इस बोर्ड पे लाइट गिर रही है तो लग रहा होगा कि बोर्ड पे कोई फोर्स थोड़ी लग रहा होगा, लेकिन बहुत हल्का सा फोर्स उस रेडिएशन की वजह से इस बोर्ड पे लग रहा है ना। वो इतना हल्का है कि यार अगर हम महसूस करना चाहेंगे तो वो कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फोर्स यानी हमारे हाथ के ऊपर अगर लाइट पड़ रही है तो वो हमें ताकत देती है, फोर्स देती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक मासलेस चीज भी हमें फोर्स दे देती है। रेडिएशन मासलेस होता है, उसके बाद भी वो फोर्स लगा सकता है। अच्छा, ये बात भी वेव के डिस्कशन के दौरान बताई जाती है कि इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है ना। और एक पॉइंट सोर्स जब कोई लाइट या साउंड निकालता है, तो क्या अगर ये P का पावर सोर्स है तो वो पावर लगातार छोटे रीजन से फैलता फैलता बड़े रीजन में फैलता जाता है। तो अगर कोई पूछे R रेडियस तक वो पावर फैल चुका है तो वो कितने एरिया में एनर्जी फैल गई, वो पावर कितने एरिया में फैल गया, 4πr² में, है ना। तो अगर इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया होती है तो उसका एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, पावर अपॉन उस स्फीयर का एरिया। क्योंकि यार अगर इस रीजन के यूनिट एरिया पे कोई पूछे कितना पावर फैल रहा है तो मैं कहूंगा पावर निकला तो P था, लेकिन अब इतने रीजन में कम फैल रहा होगा। क्यों? वो पूरे रीजन में फैला हुआ है। तो पर यूनिट एरिया पे कितना होगा, टोटल पावर, टोटल एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो हम ऐसे बना सकते हैं, एक पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P/4πr²। ये भी वेव में फिर से रिपीट किया जाएगा कभी, लेकिन अभी यहां जरूरत पड़ेगी तो नोट करते जाएं। अगर पॉइंट सोर्स है तो पावर की इंटेंसिटी P/4πr² होता है। सिलेंड्रिकल सोर्स यहां शायद ही आए। अगर लाइन सोर्स कभी आ जाए ऐसा, तो उस केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन सिलेंडर का एरिया, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πrl। ऐसा भी कभी अगर आता है तो ये बात लिख सकते हैं। बिल्कुल अभी है, जो पेन से लिखा है केवल वही जाता है। इसका ना टच केबल मत जोड़ा करो, उससे दिक्कत हो जाती है। वो टच से हैंग कर रहा था। केवल ये HDMI जोड़ दो, बस उतने से काम चल जाता है। एक बार शटर पहले भी फंस चुकी है। वो फंसी है या टूटी है, मुझे नहीं लगता कि वो टूटी है। खोला उसने? अच्छा, तो इसका मतलब टूटी बहुत दिनों से हम लोग ऐसे ही चला रहे थे। नोट कर लिया भाई? कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू करना है? इसके बाद क्रम के हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स आता है, और मॉडर्न के बाद रे ऑप्टिक्स आता है क्रम के हिसाब से। लेकिन अब अगर जनता की रिक्वायरमेंट कुछ और है तो उसके हिसाब से चला जा सकता है। कितने लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हैं, हाथ उठाएं। 1 2 3। कितने लोग मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं, हाथ उठाएं। जो सीक्वेंस है वही पढ़ाई होकर पढ़ा जाएगा।
बुक में पता नहीं यार क्या है, देखो जरा बुक में पहले वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स होगा। तुम जाना चाहते हो ना बीच में, कब कब से कब तक? बस हाँ देख लेते हैं, अभी फैसला नहीं हुआ। रे ऑप्टिक्स आसान है यार, मॉडर्न भी आसान ही है, दोनों टॉपिक आसान है। रे ऑप्टिक्स ज्यादा आसान है। हाँ वही मैं अपना सुटेबल शाम को चेक करूंगा क्या सुटेबल। हाँ वो तो होता ही है। फिर से जरा रे ऑप्टिक्स वाले हाथ उठाएं, कुछ बदला है? मैं अभी सोचूंगा शाम को, अभी मैं सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम नोट करते रहो यार। भैया को प्रिंट कराने के लिए भेजना, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो चाहे मॉडर्न, बराबर ही होता है, उतनी मेहनत लगती है। प्रिंटर है मेरे पास, मगर दुनिया का हर काम हर आदमी को नहीं करना चाहिए। रे ऑप्टिक्स बड़ा है मॉडर्न से। हाँ चलो यार, यहां मैंने यार जितने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हेलो हाँ बोलो, 4:30 बजे तक। इतने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, उनको कहीं ना कहीं पर्पज के हिसाब से नामकरण किए गए हैं। तो पहले तो यार नाम हजम हो जाए। रेडियो वेव, सबसे पहले रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव जो होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली या सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली या सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव क्या होती है? रेडियो वेव। ये सब अच्छा, हम लोग यार यहाँ पे देखो नीचे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है और ऊपर क्या लिखा है? वेवलेंथ। तुम कोई एक ऑर्डर दिमाग में बना लो, है ना यार। अगर तुम्हें वेवलेंथ का ऑर्डर बनाना है तो ऊपर वेवलेंथ लिखा है, नीचे क्या लिखा है? नीचे वेवलेंथ लिखा है। हाँ नीचे वेवलेंथ लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? नहीं यार ऊपर वेवलेंथ लिखा है भाई, नीचे फ्रीक्वेंसी है यार। इधर देखें यार, ये वेवलेंथ है और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो बता यार, अगर कभी एक ऑर्डर, एक चीज हमें पता हो, दूसरी चीज लाना हो, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? सबको पता है, v इक्वल टू न्यू लेमडा, और v यहां क्या होता है? c, तो c इक्वल टू न्यू लेमडा, है ना। कोई एक चीज हमें पता हो, दूसरी चीज लाना हो, तो लेमडा इक्वल टू c बाई न्यू है ना। c पता होगा, c हमेशा 3 × 10⁸ होता है। अगर कहीं फ्रीक्वेंसी पता है, जैसे मुझे ये 10⁹ पता है, 10⁹, तो अगर वो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 के ऑर्डर का क्या बन जाएगा? वेवलेंथ। तो 10⁹ उसका फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ किस ऑर्डर का बन जाएगा? और देखो, अगर फ्रीक्वेंसी 10⁹ के ऑर्डर की है तो बता ये 3 × 10⁻1 बन जाएगा। तो यार फ्रीक्वेंसी से लेमडा या लेमडा से फ्रीक्वेंसी कभी भी लाया जा सकता है, इस फॉर्मूले को यूज करके। मैं कुछ एक चीज पकड़ के समझा देता हूं। तो यार ये रेडियो वेव किनको बोलते हैं? ये रेडियो वेव उनको बोलते हैं जिससे रेडियो और टीवी या मोबाइल के कम्युनिकेशन होते हैं, है ना। इसके बाद क्या है? माइक्रोवेव है, और उससे बाद क्या है? इंफ्रारेड। तो यार हम लोग सबसे ज्यादा फैमिलियर अगर किसी वेव से हैं तो वो कौन सी है? विजिबल। ये एक छोटी सी विंडो नजर आ रही है, ये पूरे स्पेक्ट्रम में, इसको स्पेक्ट्रम बोल दिया जाता है कि बहुत सारी वेवलेंथ की एक साथ चर्चा कर रहे हैं। यार ये मैंने यहाँ पे किसी चीज का फोटो नहीं दिखाया, बस डेटा दिखाया है। डेटा दिखाया है कि किन की कितनी वेवलेंथ होती है, किन की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है और उनके नाम क्या है। तो यार सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज क्या है? रेडियो वेव। और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी
और सबसे कम वेवलेंथ वाली चीजें क्या हैं? यानी दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव क्या है? गामा रेज। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी बढ़ती है ना? एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस दिस इंप्लाइज एनर्जी या इंटेंसिटी, एनर्जी इंक्रीजेस। और एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है उनका पावर भी ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा है तो पावर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, सब चीजें ज्यादा होंगी। और ये ज्यादा है तो फिर रेडिएशन प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, सब कुछ है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो सब ज्यादा, ठीक है, वेवलेंथ के अलावा। यस, वेवलेंथ तो इनवर्स रिलेशन में है ना भाई, बिल्कुल, वेवलेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? कल को कोई पूछे इन सब में, रेडियो में, माइक्रोवेव में, अल्ट्रावायलेट में, गामा में सबसे ज्यादा रेडिएशन प्रेशर किसका होगा? गामा का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा की। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा हार्मफुल टू द बॉडी कौन होगी? गामा। हार्मफुल टू द बॉडी जितना ज्यादा एनर्जेटिक वेव होगी उतनी ज्यादा हार्मफुल, लिविंग स्पीसीज के लिए उतनी ज्यादा हार्मफुल होगी। ये सारी वेव लिविंग स्पीसीज के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं। अगर कम अमाउंट में इनका यूज हो रहा है तो कोई ज्यादा हार्मफुल, यानी वो जो मूवी बनाई गई है कि चिड़ियों को नुकसान हो रहा है 5G से, ये सब बहुत ज्यादा, हाँ तुम्हें नहीं पता है, हाँ चलो कोई बात नहीं, पता नहीं यार उनका क्या इफेक्ट होता होगा। अगर चिड़ियों के इन वेवलेंथ का सेंस होता होगा तो शायद नुकसान होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इंसानों को इन फ्रीक्वेंसी से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। हम लोग को डराया ज्यादा जाता है, नुकसान एक्चुअली होता नहीं है। बताओ अच्छा, लाइट ज्यादा एनर्जेटिक है या रेडियो वेव ज्यादा एनर्जेटिक है? देखो यार, क्रम से देखो जरा, लाइट गामा की तरफ है ना, तो लाइट ज्यादा एनर्जेटिक है, तो उस हिसाब से तो लाइट भी हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है। एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लाइट अगर हमारे ऊपर गिरेगी तो लाइट भी हार्मफुल है, और सर्टेन अमाउंट से कम है तो लाइट भी हजम कर लेते हैं, तो ये भी हजम कर लेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, लाइट की एक छोटी सी विंडो मैंने यहां दिखाई कि बस इतनी वेवलेंथ ऑर्डर या इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज की लाइट ही हम देख पाते हैं। वैसे तो सबको लाइट बोला जाने लगा है अब, है ना? सबको हम सब कुछ यार, सब सारी चीजों के अंदर सेम ही प्रॉपर्टी तो है, सबके अंदर वेवलेंथ होती है, सबके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, सबके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला नेचर होता है, तो सारी चीजें हैं एक ही। लेकिन ऊपर वाले ने हमारी आंख को केवल इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज को संभालने के लिए बनाया है। अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा ना यार। रेड से जो कम वेवलेंथ का है, रेड से इंफीरियर को इंफ्रारेड बोलते हैं। इंफीरियर मतलब इन द सेंस वेवलेंथ ज्यादा है, सॉरी, इंफीरियर मतलब कि कम एनर्जी का। तो रेड से इंफीरियर क्या हो गया? इंफ्रारेड। वॉयलेट से सुपीरियर क्या हो गया? अल्ट्रा वॉयलेट। तो इस हिसाब से नाम रखेंगे, रेड से इंफीरियर इंफ्रारेड, वॉयलेट से सुपीरियर क्या? अल्ट्रा वॉयलेट। माइक्रोवेव जिस हिसाब से रखा गया हो, ये वही है जो हमारे माइक्रोवेव में यूज होता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट वॉयलेट से ऊपर का है। एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट की पूरी ओवरलैपिंग है। एक्स रेज बहुत बड़ी रेंज को बोलते हैं, जो उस मशीन से निकलती है जिससे हमारा ढांचा स्केलेटन नजर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स रेज। तो एक्स रेज, और एक्स रेज से ज्यादा एनर्जेटिक क्या है? गामा रेज। तो ये क्रम है, एक मन में पैटर्न बना लें कि सबसे एनर्जेटिक क्या है? गामा, सबसे ज्यादा एनर्जी का ऑर्डर, देन क्या है? एक्स रेज, देन क्या है? यूवी, देन क्या है? विजिबल जो हमें दिखाई देती है, देन क्या है? इंफ्रारेड, देन क्या है? माइक्रोवेव, देन क्या है? रेडियो वेव। तो ये एक रफ आइडिया सबके मन में होना चाहिए, क्योंकि इसके क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मेमोरी पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कोई एक चीज दी जाएगी, दूसरा निकलवाया जाए, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है ना। हार्म को लेके शायद पूछी जा सकती है, भाई तुम लोग डॉक्टर हो, कि कौन हार्मफुल है कौन कम हार्मफुल है। तो जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा हार्मफुल। और हार्मफुल रेस का यूज भी किया जाता है कैंसरस सेल को किल करने के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रे का यूज होता है कैंसरस सेल को, तो गामा रेस का यूज करके कैंसरस सेल को मारा जा सकता है। हाँ, अब जो भी थेरेपी होती हो, हाँ वो रियल सेल को भी डेड करता है भाई, ये तो होता ही है। जब कैंसर का इलाज होता है ना, तो कैंसरस सेल तो डेड होती ही है, उसके साथ साथ रियल सेल भी डेड होती है, इसी वजह से तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। खैर, तो ये स्पेक्ट्रम पे एक नजर सबको डाल देना है। मैंने स्पेक्ट्रम वहां कवर भी किया है साथ ही साथ, और उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, ठीक है।